आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर बीजेपी महासचिवों की बैठक होने वाली है और इस बैठक में बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर के चर्चा करेगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को देखते हुए बीजेपी महासचिवों की बैठक होने वाली है। इस बैठक में चुनाव को लेकर चर्चा होगी और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। इस बैठक से पहले बीजेपी ने इस बार मध्य प्रदेश फतह के लिए मेगा प्लान तैयार कर लिया है। इस बार बीजेपी मध्य प्रदेश में गुजरात वाला फॉर्मूला लागू करने जा रही है, यानी सिर्फ विजेता उम्मीदवारों को ही टिकट मिलेगा, चाहे वो लोकसभा हो या फिर विधानसभा। इस फॉर्मूले को देखते हुए सूत्रों की माने तो यहाँ बीजेपी अपने करीब 12 सांसदों के टिकट काटने जा रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 29 में से 28 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं 1-2 सांसदों को विधानसभा चुनाव भी लड़ाया जा सकता है। हालांकि सिंधिया के साथ बीजेपी में आए नेताओं को टिकट मिलना तय माना जा रहा है। वहीं विधानसभा चुनाव को देखते हुए माना जा रहा है कि बीजेपी करीब 50% विधायकों के टिकट काटने वाली है। पार्टी की कोशिश है कि नए और युवा चेहरों को मौका दिया जाए। 2024 में उत्तर प्रदेश से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर के कांग्रेस ने होमवर्क अब शुरू कर दी है। प्रदेश नेतृत्व प्रियंका गांधी के लिए प्रदेश की 5 सीटों पर होमवर्क कर रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनाव लड़ाने के लिए रोड मैप तैयार करना शुरू कर दिया गया है। प्रियंका को चुनाव लड़ाने के लिए कांग्रेस ने 5 सीटों पर होमवर्क करना शुरू कर दिया है, जिसमें फूलपुर को प्राथमिकता दी जा रही है, तो वहीं प्रयागराज को दूसरा और वाराणसी को तीसरा विकल्प बनाया गया है। इसके साथ ही राज्य की 2 अन्य सीटों का भी विकल्प कांग्रेस खोज रही है, लेकिन सबसे ज्यादा फूलपुर और प्रयागराज को महत्व दिया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस का इन सीटों से पुराना नाता रहा है। फूलपुर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सीट थी और यहीं से नेहरू जी चुनाव लड़ा करते थे, इसलिए कांग्रेस सबसे ज्यादा इस सीट को महत्व दे रही है। वहीं माना जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। कुछ दिन पहले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने भी इसे लेकर बयान दिया है। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, अमेठी के लोग यहाँ आए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए INDIA गठबंधन मायावती को अपने पाले में लाने के लिए बातचीत में जुटा है। सूत्रों की माने तो मायावती को गठबंधन में शामिल करने के लिए बातचीत भी जारी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे एनडीए और इंडिया गठबंधन बाकी दलों को साथ लाने में जुट गए हैं। सूत्रों की माने तो विपक्षी गठबंधन ने बीएसपी प्रमुख से इंडिया में शामिल होने के लिए संपर्क साधा है, लेकिन मायावती ने यूपी की कुल 80 लोकसभा सीटों में से 40 सीटों की डिमांड रखी है। सूबे की आधी सीटें बीएसपी मांग रही है, जिसे लेकर विचार विमर्श के बाद ही उसे लेकर फैसला किया जाएगा। तो वहीं बीएसपी नेता मलूक नागर ने इन 40 सीटों की डिमांड वाली बात को खारिज करते हुए कहा कि ये बात सच नहीं है। साथ ही नागर ने कहा कि कांग्रेस ने अलग अलग राज्यों में उनके विधायकों को तोड़ा है, कांग्रेस को इस कार्य के लिए माफी मांगना चाहिए। पता नहीं कहाँ से बात चल रही है, कहाँ से झूठ चल रहा है, कहाँ से दानिश भाई हमारे पटना चले गए, कहाँ से खबरें आ रही हैं। पर इसमें एक चीज बहुत अच्छी है कि जो आप कह रहे हैं यार, मैंने भी सुना है और कल काफी नेशनल टेलीविजनों पर चर्चाएं रही हैं कि 40 सीटें हमने डिमांड करी हैं और 31 उन्होंने ऑफर कर दी हैं। अगली खबर बिहार से है, जहां बिहार में जाति जनगणना पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, जिसमें केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य को जनगणना का अधिकार ही नहीं है। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुबह केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया और चंद घंटों में बैकफुट पर आकर उसे वापस ले लिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दूसरा हलफनामा दायर किया गया। सुप्रीम कोर्ट में देश के अटॉर्नी जनरल ने सुबह 10 बजे हलफनामा दायर किया, शाम होते होते उसे वापस लिया, फिर दूसरा हलफनामा दिया। इसे वापस लेने के पीछे केंद्र सरकार ने दलील दी है कि हलफनामे में जो पैराग्राफ 5 जुड़ गया है वो अनजाने में अंदर आ गया था। जाति जनगणना केंद्र के फैसले पर बिहार सरकार ने नाराजगी जताई है। कैबिनेट मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि हम जनगणना नहीं सर्वे करा रहे हैं, केंद्र सरकार जानबूझकर कंफ्यूजन फैला रही है। केंद्र सरकार का जो कारनामा हुआ है वह न सिर्फ हास्यास्पद है, आश्चर्यजनक है,
बल्कि बिहार के गरीब लोगों के हितों के बिल्कुल विपरीत। और जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ पुलिस और सुरक्षा बलों ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल पुलिस ने 2 आतंकवादियों की संपत्तियों को कुर्क कर दिया है और कई आतंकियों को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों और उनके मददगारों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। पाकिस्तानियों की मदद से घाटी में आतंकवाद फैलाने वाले आतंकियों की संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है। डोडा जिले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 आतंकियों की संपत्तियों को कुर्क किया। इसमें कई साल पहले पीओके चले गए लालदीन और अब्दुल रशीद की संपत्तियां हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे कई आतंकियों की सूची बनाई है जो कि किश्तवाड़ और डोडा जिले में आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे थे और फिर कुछ साल पहले पाकिस्तान या पीओके चले गए थे। इसमें दुर्दांत आतंकी मोहम्मद अमीन उर्फ खुवैब और मोहम्मद अशरफ काकू के नाम शामिल हैं। 2 आतंकी जो कि लंबे समय से पाकिस्तान और पीओके में थे, उनकी प्रॉपर्टीज को भी अटैच किया गया है। इन दोनों के नाम लालदीन और अब्दुल राशिद बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले भी खुवैब नामक एक आतंकी और उसके साथ जुड़े दूसरे आतंकी को भी सुरक्षा बलों ने यहां पर उनकी प्रॉपर्टीज को अटैच किया था और लगातार इनके खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। मणिपुर में आज से विधानसभा सत्र शुरू हो गया है और इस सत्र में कुकी जोमी समुदाय के 10 विधायक हिस्सा नहीं ले रहे हैं। वहीं सत्र के शुरू होने से पहले ही विष्णुपुर और चूराचांदपुर के बीच बफर जोन के पास फिर से गोलीबारी की खबरें सामने आई। हिंसा का तनाव झेल चुके मणिपुर में बेहद अहम दिन है। आज मणिपुर में विधानसभा सत्र शुरू हो गया है और सत्र शुरू होने से पहले ही कुकी जोमी समुदाय के 10 विधायकों ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वो सुरक्षा कारणों से सत्र में हिस्सा नहीं लेंगे। कुकी समुदाय से आने वाले एक मंत्री नेमचा किपगेन ने पहले ही स्पीकर को छुट्टी का आवेदन दे दिया है। ये मणिपुर विधानसभा का पहला सेशन है और सिर्फ एक दिन के लिए ही ये सेशन हो रहा है। मणिपुर विधानसभा में कुल 60 सीट है, लेकिन आज का ये जो सेशन है यहाँ पर 10 कुकी और जो कम्युनिटी से जो 10 विधायक आते हैं वो यहाँ पर आज शामिल नहीं हो रहे हैं। वो पहले से ही एक स्टेटमेंट जारी करके बताया था कि इम्फल आना उनके लिए सुरक्षित नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार जहां शांति बहाल करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा देगी, वहीं विपक्षी कांग्रेस लगभग सरकार की कथित विफलता के लिए सीएम एन बीरेन सिंह और बीजेपी सरकार पर निशाना साध सकती है। चालबाज चीन की नई चालबाजी सामने आई है। उसने अपने नए मैप में हिंदुस्तान के कई हिस्सों को अपना बताया है। इतना ही नहीं, ड्रैगन ने अपने नए मैप में ताइवान और विवादित दक्षिण चीन सागर को कम्युनिस्ट देश का हिस्सा दिखाया है। भारत में होने वाले G20 सम्मेलन से पहले चालबाज चीन ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। G20 समिट से कुछ ही दिन पहले चीन ने सोमवार को आधिकारिक तौर पर अपना नक्शा जारी किया है, जिसमें चीन ने अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन क्षेत्र, ताइवान और विवादित दक्षिण चीन सागर के कई द्वीपों को चीन में दिखाया गया है। चीन के समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने ये मैप जारी करते हुए लिखा है कि ये मानचित्र चीन और दुनिया के विभिन्न देशों की राष्ट्रीय सीमाओं के रेखांकन विधि के आधार पर तय किया गया है। चीन की तरफ से ये विवादित नक्शा तब जारी किया गया है जब हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में दोनों देशों ने सरहद पर शांति बनाए रखने और तनाव कम करने के विभिन्न उपाय अपनाने पर सहमति जताई थी, लेकिन चीन अपनी बात पर एक हफ्ते भी टिक नहीं सका और ये हरकत कर दी। तिब्बत के बाद चीन की नजर अरुणाचल प्रदेश पर लगी है, जिसे वो दक्षिण तिब्बत बताता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव जल्द होने की संभावना जताई है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी दिसंबर में चुनाव करा सकती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। बीजेपी अपना किला बचाने के लिए रणनीति बना रही है, तो विपक्ष केंद्र में वापसी के लिए दांव लगा रही है। आम चुनाव में वोट संख्या बढ़ाने के लिए तमाम दिग्गज नेता जनसभा भी कर रहे हैं। सोमवार को सीएम ममता ने युवाओं को संबोधित करते हुए चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस साल दिसंबर में ही लोकसभा चुनाव करवा सकती है। इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ा दावा किया कि बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए सभी हेलीकॉप्टर पहले से ही बुक कर लिए हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी किसी और राजनीतिक दलों को प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं करने देना चाहती।
ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी देश में नफरत को बढ़ावा देने का काम कर रही है। পার্লামেন্ট ইলেকশনে সব হেলিকপ্টার বুক করে নিয়েছে যাতে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি কোনো হেলিকপ্টার না পায়। वकील विनीत जिंदल ने हिंदू धर्म पर टिप्पणी को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए गए बयान को लेकर मौर्य की शिकायत करने के लिए साधु संत अखिलेश के घर पहुंचे। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले काफी समय से लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान के बाद हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं, ये केवल एक धोखा है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर वीएचपी नेता राजकमल गुप्ता ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि स्वामी को गिरफ्तार करना चाहिए, इनको हेट स्पीच में बंद करके जेल में डाल देना चाहिए। इनको गिरफ्तार करना चाहिए और इनको हेट स्पीच के अंदर बंद करके जेल में डाल देना चाहिए। तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए गए बयान को लेकर मौर्य की शिकायत करने के लिए साधु संत अखिलेश के घर पहुंचे। या तो ये क्षमा मांग ले या इनको पार्टी से निष्कासित किया जाए, और इससे सबसे ज्यादा नुकसान सपा का ही हो रहा है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य अलग पार्टी बनाने के विचार में इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में INDIA गठबंधन की तीसरी बैठक होगी। इस बैठक में 2024 चुनाव को लेकर कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इंडिया गठबंधन की 31 अगस्त से तीसरी बैठक होनी है। 1 सितंबर तक चलने वाली ये बैठक मुंबई में होगी। बैठक का एजेंडा लगभग तय हो चुका है। इस बैठक में इंडिया गठबंधन के चेयरमैन के नाम पर चर्चा होगी। सूत्रों के अनुसार इस एजेंडे में गठबंधन का एक झंडा तय करना शामिल है। राष्ट्रीय झंडे से मिलता जुलता होगा झंडा। झंडे में एक अलग सा चिन्ह होगा। झंडा गठबंधन के प्रचार में इस्तेमाल होगा। ये झंडा बैठक और संयुक्त रैलियों में भी इस्तेमाल होगा। सूत्रों से एक और बड़ी खबर सामने आई है। मुंबई की बैठक के बाद सितंबर से देश भर में गठबंधन की साझा रैलियां शुरू हो जाएंगी, जिसमें 6-7 प्रमुख नेता और विपक्ष के सीएम शामिल होंगे। रैलियों और अन्य मौकों पर गठबंधन के नेता पीएम मोदी पर व्यक्तिगत हमले नहीं करेंगे। मुंबई की बैठक में प्रस्ताव पेश किया जाएगा कि गठबंधन का एक चेयरमैन हो, एक चीफ कोऑर्डिनेटर हो और 4-5 क्षेत्रीय कोऑर्डिनेटर भी बनाए जाएं। इसरो ने चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग का एक नया वीडियो जारी किया है। रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर चहलकदमी करता हुआ नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, वीडियो देखिए आप। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग का नया वीडियो सामने आया है। ये वीडियो इसरो ने जारी किया है, जिसमें चंद्रयान 3 की लैंडिंग का वीडियो है। लैंडिंग का ये वीडियो चंद्रयान 3 में लगे कैमरे से लिया गया है। इसके साथ ही धरती से लाखों किलोमीटर दूर चांद से नई तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीरें चंद्रयान के रोवर प्रज्ञान के ज्ञान की तस्दीक करती हैं। हल्के अंधेरे में दिखती इन धुंधली तस्वीरों में रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर चहलकदमी करता हुआ नजर आ रहा है। तभी रोवर प्रज्ञान के सामने एक क्रेटर यानी गड्ढा आ जाता है। इस क्रेटर का डायमीटर करीब 4 मीटर था और ये प्रज्ञान के रास्ते में करीब 3 मीटर आगे था। ये क्रेटर इतना बड़ा था कि अगर इसमें प्रज्ञान का पहिया आ जाता तो ये गिर भी सकता था और शायद इसे नुकसान भी पहुंच जाता। मगर प्रज्ञान ने बेहद ही होशियारी का परिचय दिया। जैसे ही प्रज्ञान को पता चला कि उसके पहिए के आगे बड़ा सा गड्ढा है, तो रोवर को पीछे लाया गया और रास्ता बदलकर दूसरी तरफ बढ़ गया। इस तरह प्रज्ञान ने मिशन चंद्रयान के 5वें दिन अपने सामने आई इस पहली बाधा को पार कर लिया। किम जोंग ने नेवी डे के मौके पर नौसेना के अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान किम जोंग उन की बेटी भी उनके साथ नजर आई। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन अपनी बेटी के साथ कोरिया के नेवी डे में शामिल हुआ, जहां उसने परेड की सलामी ली और अपनी सेना को हमले की स्थिति में देश की रक्षा करने के लिए तैयार रहने को कहा। साथ ही किम जोंग ने अपनी नेवी को भी और शक्तिशाली बनाने की बात कही है। उन्होंने अमेरिका पर कोरियन पेनिनसुला के जल क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ाने का आरोप लगाया। साथ ही तानाशाह ने परमाणु हमले का भी खतरा बताया है। किम जोंग उन ने अमेरिका और साउथ कोरिया के मिलिट्री ड्रिल को लेकर भी जमकर हमला बोला है। किम जोंग उन ने कहा कि ये युद्धाभ्यास हमारे देश पर हमले के लिए किया जा रहा है।
ऐसे में हमारी नेवी को हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रहने और दुश्मनों की इच्छा शक्ति को तोड़ने की कोशिश करनी होगी। 2022 से लेकर अब तक तानाशाह करीब 100 हथियारों की टेस्टिंग कर चुका है। इनमें से कुछ परमाणु हमले में सक्षम मिसाइल भी शामिल हैं, जो लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। वहीं किम जोंग की बेटी की बात करें तो यह पहला मौका नहीं है जब किसी सैन्य कार्यक्रम में वो हिस्सा लेती नजर आई। इससे पहले भी कई बार मिसाइल टेस्ट से लेकर सैन्य कार्यक्रमों में किम जोंग उन की बेटी शामिल हो चुकी है। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी में एक बदमाश ने टीचर को गोली मारी। गोली लगने से टीचर की मौत हो गई है। हालांकि बदमाश को गिरफ्तार किया जा चुका है। अमेरिका में बढ़ते गन कल्चर की वजह से होने वाली घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी में एक टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर ने यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसकर उन्हें गोली मारी। हालांकि पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। कैरोलिना यूनिवर्सिटी के चांसलर केविन गुस्कीविक्स के मुताबिक गोलीबारी कैडल लेबोरेटरीज में हुई। चांसलर केविन ने इस गोलीबारी के बाद छात्रों से माफी भी मांगी। इस वारदात के बाद पूरे कैंपस में अफरा तफरी का माहौल है। घटना के बाद पूरे परिसर को बंद कर दिया गया। इस दौरान छात्रावास के कमरों, कार्यालयों और कक्षाओं में रह रहे लोगों को वहीं कमरे में ही रहने को कहा गया। ये पहला मौका नहीं है जब किसी हमलावर ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया हो। इससे पहले भी अमेरिका में ऐसी वारदात हो चुकी है। We were in Z News.